तब आप समझ लो कि यार फॉर श्योर है फुल मार्क्स मिल जाते। ठीक है, लिख दो ये भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नाउ नेक्स्ट टाइप था मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद था डिवीजन। क्योंकि ये टाइप थोड़ी सी स्लाइटली कैलकुलेशन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो मैं नॉर्मली उसको बाद में रखता हूँ। उसके पहले मैं रखता हूँ जो एकदम सिंपल टाइप है, विच इज द फिफ्थ। कौन सा है? पावर। कौन सा है? टू गेट द आइडिया पावर रूल मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 24, और आप चेक करोगे तो समझ में आएगा कि नीट का प्री IQ है ना, नीट UG 2013 लिखा है। तो चेक करो क्या है। सबसे पहले इन एन एक्सपेरिमेंट द फोर क्वांटिटी अंडर ग्रेजुएट, नीट दो होती है, एक UG होती है और एक दूसरी PG होती है ना। आपको अभी देनी पड़ेगी और 5.5 साल के बाद भी देनी पड़ेगी। ओके, मतलब आपको 2 बार देनी पड़ेगी। और अभी इंडिया का रूल चेंज हो चुका है, सो अब PG नहीं आता, अब नेक्स्ट आता है। सो नेक्स्ट करके एग्जाम है दैट यू हैव टू गिव, एंड फ्रॉम टेक्निकली लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनके टाइम से कंपलसरी हो गया। अनलेस यू गिव द एग्जाम एंड यू पास द एग्जाम, तब तक आपको मेडिकल की डिग्री अब से नहीं मिलेगी। और अगर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके रैंक के बेसिस पे ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा। तो मतलब अब ऐसा है, पहले ऐसा था सिर्फ नीट PG मत दो तो भी तुम्हें अपनी इंस्टीट्यूट क्या दे देगी, कि डिग्री मिल जाएगी कि MBBS डॉक्टर बन गया। पर उससे ऐसा होता था कि कोई भी रैंडम कॉलेज से बच्चा 1.5 करोड़ देके डॉक्टर बन गया, बट वही जब डॉक्टर बन के किसी को ऑपरेट करने जाता था तो सामने वाला बंदा नहीं बचता था। तो उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रूल ऐसा है, जब तक नेक्स्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक डिग्री नहीं देगी। और नेक्स्ट उतना टफ बनाते हैं कि अनलेस यू नो द सब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें अब PCB नहीं होता, तुमने 5.5 साल में जो जो चीजें पढ़ी है ना उसके ऊपर का पेपर होता। तो पूरा मेडिसिन ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद भी मतलब क्लियर करने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाता बाय द पैनलिस्ट, वो आपको डिसाइड करेगी कि तुम डॉक्टर बन सकते हो नहीं बन सकते। सो इट्स लाइक अ फिल्टर, ओके डॉक्टर बन। बाय द वे आपको बहुत टाइम है ना, पहले UG क्लियर करें। चल 24 आपके पास है A B C D, दिस आर द 4 क्वांटिटीज गिवन विद द परसेंटेज एरर। A में है 1%, B में 2%, C में 3% और D में क्या 4%। और क्वेश्चन बोला है दैट C इज रिटन एज, क्या लिखा है, A B² अपॉन C। दैट फाइंड द परसेंटेज एरर इन B, फाइंड द परसेंटेज एरर इन C। ओके, अब क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ये समझा तो उसके आगे के 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। सबसे पहले परसेंटेज एरर इन P लिखना है, तो इसके लिए लगाना है पावर रूल। मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था पावर रूल क्या होता है। सबसे पहले A की पावर क्या चल रही है यहाँ पे 3, तो 3 को आगे लिखोगे, तो मतलब लिखोगे 3 इंटू क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर ऑफ A। ये समझा सबको? फिर लिखना है प्लस, क्या लिखना है प्लस, क्योंकि मैंने समझाया था मल्टीप्लाई हो तो भी आपको ऐड ही करना होता है, याद है? फिर B की पावर क्या चल रही है 2, तो लिखोगे 2, फिर लिखोगे इंटू क्या, परसेंटेज एरर ऑफ B। सबको समझ में आ रहा है? ओके, फिर क्या हो रहा है, डिवाइड, लेकिन डिवाइड भी नहीं, हम क्या लिखेंगे प्लस। C की पावर क्या है 1 को तो आगे लेने का मतलब नहीं, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर ऑफ C। समझा? फिर वापस क्या लिखोगे, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ B। अच्छा गलती से C की पावर होती -2, क्या होती, तो क्या लिखते 2, तो प्लस ही लिखना है, प्लस इंटू क्या 2 इंटू परसेंटेज ऑफ C। समझा? माइनस से फर्क पूरी की पूरी चीज को सिर्फ और सिर्फ प्लस से लिखना है, माइनस नहीं लिखना एट एनी कॉस्ट।
ओके, अब क्या मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता है? तो A is 1, B is 2, C is 3, D is 4 आया ना? शुड आई सब्स्टिट्यूट? तो देखो क्या करूंगा, 3 into 1 plus 2 into 2 plus 3 plus 4. Now this is 3 plus 4 plus 3 plus 4 आया ना? I think this is 7 plus 7. आंसर क्या होगा? 14. है कोई ऑप्शन चेक करो? Then A is the correct answer. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो गलत आएगा। A का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन, है ना? तो ये परसेंटेज है, इट्स नॉट फाइंडिंग द वैल्यू। वैल्यू होती तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये भी परसेंटेज है, यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट करते। समझा अच्छे से? ओके, जिसका हो जाए वो 25th से ट्राई करे खुद से। ये लिखो पहले, उसके बाद हम कैसे लिखें। आपका नाम बेटा? फरीन जोशी। फरीन। नेक्स्ट वाला हो गया, उसके नेक्स्ट वाला भी कर तेरा हो, उसके नेक्स्ट वाला हो गया। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन ट्राई करें। 28 सोच। हाँ, सब लोग 24 करो, फिर 25 करो, फिर 26 करो। छब्बीस हो गया तो 28 सोचो। के बाद 26, 26 के बाद 28, भी हो 29
आंसर 25 का 16% आ रहा है। सब लोग चेक करो सही है। बोर्ड पे लिखा है, चेक करो। जो किया था वही किया है मैंने, एग्जैक्टली सेम चीज, कोई नई चीज नहीं करी। जो 24 में करा वो 25 में करना है, 25 में करा वो 26 में करना है। पावर को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। समझा? आ गया? देखते हैं। अच्छा, 26 का आंसर क्या है सब लोग का? 14 आ रहा है क्या? 14 मेरा दिया। Now, I think 26 तक क्वेश्चन के टाइप समझ में आ गया होगा, आया ना? तो दिस वाज द टाइप 3 जहाँ पे परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिया है। अब आता है टाइप 4। टाइप 4 में परसेंटेज एरर निकालना होगा पर परसेंटेज एरर दिया नहीं हो। तो मुझे निकालना परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस ही है, पर मुझे V और I को ऐसे फॉर्मेट में दिया होगा। समझ में आया? तो मुझे सबसे पहले दिमाग में क्या चलाना है, लुकिंग एट दी फॉर्मूला मुझे लिखना चाहिए कुछ ऐसा, द परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू, अगर अभी ये सारे क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग आइडिया क्या होगा, देन आई शुड राइट परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन I। आई होप ये समझा होगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको आइडिया लगेगा। आगे जाके सीखोगे कि पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डिफाइंड एज I² R। शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो पावर को लिखते हैं I² R। तो अगर कोई पूछे कि बताओ यार परसेंटेज एरर इन पावर कितना होगा, तो आपका आंसर तुरंत अब आ जाना चाहिए। द आंसर विल बी 2 times परसेंटेज एरर इन I प्लस परसेंटेज एरर इन R। समझा क्या किया? ये 2 को आगे लिया प्लस R करना। कितना क्लियर है ना? तो वैसे ही अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो भी मुझे ऐड तो करना ही पड़ेगा, आया ना? तो अब लुकिंग एट दिस, अगर मुझे ये और ये मिल जाए तो ये मिल जाएगा, आया ना? तो ये कैसे मिलेगा? तो इसको देखो, whenever you want to find the percentage error in V, आपको सबसे पहले लिखना है ये टर्म जिसको हम बोलते हैं एरर, तो लिखना है 5 अपॉन ये टर्म, इसको लिखना है 100 और सिंपली 100 से मल्टीप्लाई। So it's like this upon this into 100, that's it। तो परसेंटेज मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? So what is 5 by 100 into 100? क्या आंसर आएगा? सिंपल था काफी। सिमिलरली क्या इसमें भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ क्या करूँ? परसेंटेज एरर है I इज इक्वल क्या लिखूँ बताओ? 0.10 into 100। आई थिंक यहाँ से भी समझ में आएगा। 0.2 into 100 हो जाएगा 20 by 10 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना होना चाहिए? 2%। क्या मुझे अब ये और ये मिल गया? इफ आई सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर R is 5 plus 2, आंसर इज 7%। आगे डू नॉट डिवाइड है ना, नॉट सब्स्टिट्यूट 5 by 2 करके 2.5, ये नहीं करना। नहीं चलो 10 प्लस और माइनस 0.7 चलेगा, ठीक। पर
ये बहुत इजी है। यस, डिवीजन रूल वाले में जैसे किया चलेगा, चलेगा। हाँ, ये समझा अच्छे से, लिखो इसे। नहीं बेटा, अगर तू लेगा तो फिर डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने क्लास में करवाया। पहले इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था वो लिखना पड़ेगा, उससे फिर फाइनल आंसर आएगा। ये भी मेथड इन 2-3 लोगों ने करी। आगे बढ़ते हैं, अगर हो गया तो बताओ। सबका लिखे हो गया? ठीक है। अब 29th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 0.5% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज 0.5%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कितना? तो उनको चाहिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ध्यान से, हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले एरर के क्वेश्चन के लिए जो भी क्वांटिटी दी गई हो उसका मुझे फॉर्मूला बताना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट आई शुड नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। डू आई नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? क्या फॉर्मूला है? It is half mv square. Yes or no? So first is the formula. Second, after applying the formula, we have to apply the percentage rule or basically power rule. क्या अप्लाई करना होगा? क्या पावर रूल अभी 3-4 क्वेश्चन में अप्लाई किया हमने। So अगर मैं इस फॉर्मूला के तौर पे पावर रूल लगाऊं तो मुझे लिखना चाहिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहला टर्म कौन सा है? क्या है? सो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इग्नोर कांस्टेंट बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज। सो डोंट फॉरगेट, इग्नोर कांस्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग क्या? परसेंटेज। तो आपको उड़ा दो, बचा गया तुम्हारे पास 2 टर्म, क्या? mv²। क्या बचा है? अच्छा, m की पावर कितनी है? तो लिखना चाहिए परसेंटेज ऑफ मास प्लस v की पावर क्या है? 2 आगे आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू परसेंटेज इन v। अच्छा, पॉज लूंगा, किसी को भी डाल दे तो पूछ लो क्यों ऐसा करा। सबको समझा अच्छे से? फर्स्ट रूल क्या था? काइनेटिक एनर्जी में हाफ को क्या कर दिया? उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया, और बाकी फॉर्मूला में mv² था, तो पहले क्या लिखा? परसेंटेज इन मास प्लस v की पावर कितनी चल रही थी? 2 आगे आ गया। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे तो पावर थी नहीं, बट आगे वाले टर्म्स में थी, तो आगे आ जाएगा, हाँ है ना? अब क्या क्वेश्चन में परसेंटेज यानी मास दिया हुआ है क्या? चेक करो, दिया है कहीं पे? अगर नहीं दिया तो इग्नोर करो और 0 लिखो। तो नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करना है? 0, ये समझा? प्लस 2 इंटू have they given 0.5 as the percentage in velocity? So we should substitute. What is 2 into 0.5? 1. So the answer of percentage kinetic energy is 1. That's 1. You become expert in those questions. इसका आंसर आपको 5 सेकंड में देना है, क्योंकि वेलोसिटी में 0.5% है, काइनेटिक एनर्जी में v² होता है, तो 2 into 0.51 होता है। टिक करो, आगे बढ़ो। That's it. That's the way you have to solve the question. अभी तो धीरे धीरे करके ये आएगा, बट आई थिंक वंस यू अंडरस्टैंड कि यार मास का कोई रोल है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, कर सकते तो वो भी ऐड कर देते। फॉर एग्जाम्पल बोला था परसेंटेज इन मास इज 1% एंड परसेंटेज इन वेलोसिटी इज 0.5%, तो यहाँ पे 1 डाल देते प्लस 2 into 0.5, आंसर 1।
तो जिनको लिखना है लिख दो. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 29. एक्चुअली ना आगे जाके जब आपको वही सर है ना लीस्ट काउंट और वो सब सिखाएंगे अभी शुरू का जो 1 ईयर रैली का, तो वहाँ पे है ना एरर आती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, जिसको 0 एरर बोलते हैं. तो कई बार आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना, तो इंस्ट्रूमेंट का 0 कोइंसाइड होना चाहिए 0 के साथ, वो जो पॉइंटर होता है, पर समटाइम्स वो कोइंसाइड नहीं होता. कभी इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी होगा तो थोड़ा आगे आप इसे समझा. तो अगर आगे रहा तो एक पॉजिटिव एरर डेवलप हो, पीछे रहा तो नेगेटिव एरर डेवलप हो. तो इसीलिए वो लोग मेंशन कर देते हैं. हमारे क्वेश्चंस में इशू नहीं आएगा, पर सर वाले क्वेश्चन में वो +1 से बहुत कम है. ओके, जाए आगे. 30. The radius of the sphere is, so r is 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Now ये रेडियस दिया गया है स्फीयर का. The percentage error in the volume is, क्या पूछा है? The percentage error in the volume. अगर तुम लोग को ये चीज समझी थी मेरी, तो शायद सबसे पहले समझा होगा मुझे फर्स्ट हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला? जो पूछा है उसका. जैसे इसमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी. इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ. एक्सीलेंट. हाथ ऊपर करो जिसको पता है द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. 4/3 pi r. ओके, ऑन एंड फोर. सही है गलत है? वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3. तो फर्स्ट इज 4/3 pi r. सबको समझा अच्छे से? सेकंड, आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई द परसेंटेज. हाँ या ना? तो परसेंटेज लिखने के लिए क्या बोला हमने पहले, लिखना है परसेंटेज ई इज इक्वल टू इज 4/3 कांस्टेंट. क्या लिखा है, इज पाई कांस्टेंट. यस. इग्नोर. बचा क्या, एक ही टर्म बचा, पर पावर कितनी कर ली है, तो मुझे लिखना चाहिए 3 इंटू परसेंटेज एरर इन हाफ. हाँ या ना? तो आंसर तो वो आ जाना चाहिए, पर देन देयर इज अ ट्विस्ट. मुझे सर इस बार परसेंटेज एरर नहीं दिया जैसे इसमें दिया था, इस बार मुझे ऐसा दिया है. पर क्या मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया अभी? कैसे निकालना है? सबसे पहले कौन सा टर्म लिखना है, डिवाइड किससे करोगे, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए 3 इंटू क्या, 0.1 अपॉन इंटू. लिखना चाहिए था. हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बस वही आंसर. तो वो आपको अब सब्स्टिट्यूशन करके कैलकुलेशन भी नहीं पूछ रहे. इतने अच्छे लोग हैं वो. समझ में आ रहा है? भगवान के लोग काम बोलेंगे. पूछ सकते थे, अब तो नहीं पूछा. ये आंसर. Moving to the next question, 33. Now 33 समझो और उसके बाद 34, 35, 36 आपको कुछ करने होंगे. Once you understand 36, ठीक है? Okay. Let's read the question. A cylindrical wire has a mass
So let me write down. M is 0.3 plus minus 0.003 gram. Next, radius 0.5 plus minus 0.5 plus minus 0.005 mm. And last, length L 6 plus minus 0.06 cm, which is centimeter. The maximum percentage error in density is, मतलब वो पूछ रहे हैं percentage error in density. अब मुझे चाहिए कंसंट्रेशन आप लोग का बोर्ड पे, समझ लो एक बार क्वेश्चन को. दिस इज काइंड ऑफ नीट के लिए हाईएस्ट लेवल टाइप का क्वेश्चन है ना. मतलब ये जिन बच्चों से हो जाता है बोलते हैं कि उनको यूनिट अच्छे लेवल पे आता है. तो देख लेना अच्छा लेवल क्या है इनका. ठीक है, देखो सबसे पहले पूछा क्या है. जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया है, जब भी कोई चीज पूछी जाए तो सबसे पहले हमें उसका क्या लिखना है. एक्सीलेंट. क्या लिखना है? तो मुझे पता होना चाहिए कि सर डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या. बोलो. एक्सीलेंट. फॉर्मूला क्या है? तो मुझे तो पता है. जैसे ही मास अपॉन वॉल्यूम लिखा तो तुरंत ही यहाँ पे देखो कि डेटा गिवन क्या है. क्या मास दिया है? यस, आई एम सो हैप्पी. बट क्या वॉल्यूम दिया है? नो, आई एम नॉट हैप्पी. फॉर दैट क्वेश्चन में ही कहीं पे हिंट होगी जिससे मुझे समझेगा कि वॉल्यूम हो क्या सकता है. वो है द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सिलिंड्रिकल वायर दे हैव मेंशनड. कौन सा वायर? लेट अस से दे डू नॉट मेंशन, सिर्फ बोले वायर, तो भी तुम्हें सिलेंडर अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि तुमने वायर देखा होगा ना. वायर देखा बेटा तुमने? सिलेंडर होता है. नॉर्मली कहीं पे भी वायर देखा होगा सिलेंडर होगा. अगर आपने कोई दूसरा टाइप का वायर देखा है प्लीज कॉन्टेक्ट अस. तो आपके पास कौन सा वायर है? सिलेंडर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? बोलो. पाई आर स्क्वायर एच. एच जब हाइट दिया हो या तो एच हाइट के बजाय एल भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. समझा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. क्या तक सही है? अब आता है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो अब चेक करो, अब क्या डेटा दिख गिवन है क्या? आर भी है, एल भी है. तो हाँ, अब मैं खुश हूँ बिकॉज सारी चीजें गिवन है ना. जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, मुझे सेकंड स्टेप में लगाना है परसेंटेज. लगाना है तो मैंने क्या लिखा आपको? परसेंटेज इन क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? बोलो. परसेंटेज ऑफ मास प्लस पाई को क्या करूँ? एक्सीलेंट. अब समझ में आ रहा होगा दैट वी शुड नॉट कंसीडर दैट. आया ना? इग्नोर. आर की पावर क्या है? 2 इंटू क्या? परसेंटेज ऑफ आर प्लस. ये समझा अच्छे से? अब आता है जब मुझे इंडिविजुअल परसेंटेज मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना. पर पता है क्या मुझे? क्योंकि उन्होंने अब ऐसा फॉर्मूला दिया. पर अंकित सर ने वो भी सिखाया हाउ टू फाइंड द परसेंटेज एरर फ्रॉम दिस. सिखाया हाउ टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन मास. तो क्या सिखाया था? परसेंटेज एरर 0.003 अपॉन इंटू 100. जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन सेंस बोलता है ये डेसिमल है, 1 और 2 होगा जब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. हाँ या ना? और डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1. कितना आएगा? क्या नहीं समझा तो ट्राई करो. समझेगा? परसेंटेज एरर है आर. क्या आएगा? 0.005 ऑन 0.5 इंटू. कॉमन सेंस बोलना है, वापस आंसर आना है. और परसेंटेज एरर इन एल 0.06 इंटू 100 अपॉन 6. वापस आंसर क्या आएगा? और क्वेश्चन भी इतना ही दे दिया कि हर एक चीज आंसर क्या आ रहा है? 1. अब क्या परसेंटेज है पता है हर एक का? क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? डाल 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 आंसर होगा. है कोई ऑप्शन? दैट्स फाइन. जो फर्स्ट और थर्ड दिया है मास और लेग, वो दिया है ग्राम और सेंटीमीटर में, और बीच वाला मिलीमीटर में, तो फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. नाउ अच्छा क्वेश्चन सर, आप लोगों ने
स्टार्टिंग में सिखाया था SI यूनिट इज कंपलसरी, सिखाया था क्या? ग्राम इज SI यूनिट और किलोग्राम इज SI यूनिट? इज मिलीमीटर SI यूनिट और मीटर SI यूनिट? इज सेंटीमीटर SI यूनिट और मीटर SI यूनिट? क्या तीनों SI यूनिट में है? तो प्रॉब्लम है या नहीं? फिर भी अंकित सर ने कहीं पे कन्वर्ट किया, क्यों? द रीजन इज हम जा रहे हैं परसेंटेज। हम किस में जा रहे हैं? जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 0.003 ग्राम अपॉन 0.3 ग्राम। क्या ग्राम ग्राम कट होगा? तो रेशियो है ना, तो फर्क नहीं। दैट्स व्हाई सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट द एरर, सबसे इजी क्वेश्चन, नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड, आंसर तुरंत समझ गया? ओके, ये क्वेश्चन समझा? अब बताओ क्या ये बहुत टफ क्वालिटी का क्वेश्चन था या इजी था? पर अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे टफ क्वालिटी का क्वेश्चन। सो देख लो, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। करो अच्छे से, जिसका 33 हो जाए वो 34, 35, 36 खुद से करेंगे। ट्राई 34, 35, 36 इसके बाद
The error which we are calculating, okay, this all this are the maximum error. इससे ज़्यादा error आप develop, okay. So when we are taking this value, this is its mean absolute error. तो अब इससे calculation जो आएगा वो max error है. अगर इससे कम value पे मैं find करूँ, that error will be the error which is less than the maximum. That's why. हाँ बेटा, वही टाइप का है, शायद सही। ओके, मैं 34 पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का आंसर 34 का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सबका 4.5 आ रहा है? एकदम पक्का? करवाऊँ या कोई दिक्कत नहीं? श्योर हो एकदम? किसी एक का भी ना आ रहा हो, करना हो तो बताओ, मैं बोर्ड पे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? So are we getting 4.5%? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे आपका जेईई मेंस क्लियर हो गया है ना? पर 2015 का सही है? यस, 35 0.9। कितने लोग का 0.9 नहीं आ रहा? तो बताओ, सो दैट मुझे आइडिया लगे। चलो, 0.9 नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ क्यूब। नाउ यहाँ पे मेंशन्ड कौन सा है? क्यूब। नाउ डेंसिटी ऑफ द क्यूब के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो क्या मुझे अगेन मास अपॉन वॉल्यूम लिखना पड़ेगा? हाँ या ना? किसी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है? कितना होता है? L क्यूब। तो मुझे L क्यूब लिखना चाहिए। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन L। ये लिखते हैं। डू आई नो द परसेंटेज एरर इन मास? कितना दिया गया है? 0.3 प्लस 3 इंटू 0.2। हाँ या ना? तो 3 इंटू 0.2 कितना होगा? 0.6 प्लस 0.3। हाँ, नहीं, एक ही साइड का मतलब ये है बेटा कि एक साइड को कंसीडर करेंगे तो इतना एरर है, तो बस हर साइड में तो एरर उतना ही रहेगा ना बेटा, समझा बेटा? अच्छा, क्या 35 समझा? मतलब आपका वेस्ट बंगाल JEE भी क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। हाँ, वेस्ट बंगाल जैसे हमारा महाराष्ट्र CET है ना, वेस्ट बंगाल अपना खुद का CET कंडक्ट करता है, पर उस CET को उन्होंने JEE नाम दिया होगा। ममता जी है ना? चलो, 36 का आंसर 10%? श्योर एकदम? ठीक है, तो फिर 36 का आंसर है 10% एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पूछा गया था वहां पे क्या? प्रेशर। और व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। क्या वहां पे जो प्लेट है वो स्क्वायर है? तो इसीलिए प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आ जाना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, और F अपॉन एरिया में डालोगे L स्क्वायर, बस उससे करोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ आंसर क्या आएगा? परसेंटेज एरर इन प्रेशर इज परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन L। ओके, सही है? लगे यार 37 भी एक बार देख लेते हैं। 4 अगेन काफी इजी है।
The percentage error in measurement of length and time period is 2% and 1% respectively. तो वैसे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो सिंपल तरीका जो आप लोगों ने करा, जो जिसका आंसर आ भी गया. परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना बोला है? 2%. और परसेंटेज एरर इन टाइम कितना बोला है? 1% बोला था. तो जी में कितना परसेंटेज एरर होगा? नाउ व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पता है ना ये? ना एक्सेलरेशन है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम किस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन क्या होता है? पता है ना ये? तो कहना है इट इज L by T स्क्वायर. हाँ या ना? बस लॉजिकली इससे आंसर आ जाएगा. दैट परसेंटेज एरर इन जी इज परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 times परसेंटेज एरर. ओके. क्या हम लोगों ने वो टेबल लिखा था, उसमें एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा था? व्हाट वाज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. है ना? तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ. और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम. L by T. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होगा, वो अलग है. हाँ, इसका आंसर पूरा है सबका? तो यस. सर इसमें वो T is equal to 2 pi वो एक्चुअल मेथड है. L का परसेंटेज है ना कितना दिया? 2. तो उसका आंसर 4 ही है. हमें एक्चुअल मेथड भी आता है. सब्स्टिट्यूट करके. चल इसने जो चीज बताई ना उसका मैं आंसर देता हूँ. अब एक्चुअल फॉर्मूला मेथड, ये तो कौन सा मेथड है? आपने जो किया है ना, मतलब स्मार्टनेस यूज करी आपने, विच वॉज वेरी गुड, है ना. पर अगर एक्चुअल फॉर्मूला मेथड है वो क्या? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. किसका फॉर्मूला है? टाइम पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. सॉरी, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. और उसके लिए उन्होंने 38 में हिंट भी दी है. अगर मैं इसको करूंगा तो आपको समझेगा. दिस इज द फॉर्मूला. स्क्वायर करो दोनों साइड से. कैन वी स्क्वायर इट? प्लीज स्क्वायर. क्या होगा? सही है. अगर मुझे जी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो जी ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आएगा. आएगा? तो क्या मैं जी को लिख सकता हूँ? बोलो जल्दी से. क्या लिखूं? 4 pi स्क्वायर इनटू लिख सकता हूँ ऐसा. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे परसेंटेज एरर इन जी चाहिए ना? तो क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू इज 4 कांस्टेंट. Should we ignore it? Yes. Is pi square constant? Yes. Should we ignore it? Yes. Is L constant? No. So I should add percentage error in L plus T का परसेंटेज क्या है? 2. तो 2 into percentage error in T. प्लीज चेक करो मेरा आंसर ये और ये सेम ही है. आया ना? So either this method or this method, दोनों से आंसर सेम. ये फॉर्मूला तुम फ्यूचर में जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ोगे आज से 1 साल बाद, तब हम डिराइव करेंगे. जैसे ये फॉर्मूला नहीं पता, स्टिल ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया बस. तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए. तो दिमाग में चीजें अगर पता है कि यूनिट क्या है तो यूनिट से भी सॉल्व हो सकता है. समझा? ओके, कोई डाउट है इस पे या क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुआ है. अब थोड़ी नई वैरायटी, द लास्ट टाइप. ओके, फॉर दैट let's go for the question number 21.
मल्टीपल के लिए वापस तुम लोग का है मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा है। डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, फाइंड वेलोसिटी। सही ना अंकित सर, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, इजी तो है। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हो जाएगा, हो तो जाएगा। अगर परसेंटेज पूछा होता तो तुरंत हो जाता, पर प्रॉब्लम है ऑप्शन दे। हैव दे गिवन द परसेंटेज? द आंसर इज आल्सो रिटन इन दिस फॉर्मेट, यस और नो? दैट मीन्स वी हैव टू गो टू द बेसिस। अब हमें वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले जो अच्छे टूल्स हैं वो भी लगाने पड़ेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, है ना। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। फर्स्ट कौन सा लिखना है हम लोग को? फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन, एक्सीलेंट। जब पहला फॉर्मूला लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके लिए फर्स्ट यू नीड टू इग्नोर द एरर। फर्स्ट यू नीड टू इग्नोर द एरर। तो इसको इग्नोर करो अभी के, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? 13.8 अपॉन 13.8 अपॉन 4.0 को डिवाइड करो, आपका आंसर 3.45 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 3.45। सर आपको कैसे पता 3.45 ही आएगा? क्योंकि सारे ऑप्शन में सेम ही है। तो मुझे डिवीजन नहीं भी आता, फिर भी आंसर तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो उतना तो मैं स्मार्ट हूँ, तो मैंने लिख दिया। क्या आंसर समझा? स्टेप नंबर 2। अब आता है फॉर्मूला के थ्रू पता करना कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। प्लीज लेट मी नो क्या हो रहा है? डिवीजन। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कौन सा रूल? डिवीजन रूल। कौन सा रूल? डिवीजन रूल। तो याद करो, मैंने डिवीजन रूल बताया था कुछ ऐसा। वी हैव टू राइट डाउन डेल्टा बी अपॉन बी। क्या लिखना है? डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू लिखना है डेल्टा एस अपॉन एस। क्या लिखना है? डेल्टा एस अपॉन एस प्लस क्या? डेल्टा बी अपॉन बी। क्या लिखना है? डेल्टा बी अपॉन बी। तो न्यू स्टूडेंट्स, वंस यू कंप्लीट द नोट्स यू विल अंडरस्टैंड। इसके लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ था। वापस एक बार क्या लिखा है? डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए? डेल्टा एस। तो तुम्हें लिखना है सर डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, क्या बी निकाला है फर्स्ट स्टेप में? कितना है? 3.45। तो डालो 3.45 इज इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब ये हो गया, कितना है? 0.2 अपॉन कितना होगा? 13.8 प्लस 0.3 अपॉन 4.3। अब आता है सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे मेजर कैलकुलेशन। मैंने बोला था ना एक लास्ट टाइप रहती है जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा है। अब कैलकुलेशन सिर्फ उनको आ सकता है जो अप्रोक्सीमेशन में माने, जिनका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा अच्छा है। तो देखो हाउ आई एम डूइंग दिस। सबसे पहले डेल्टा वी अपॉन 3.45 को एंटर करते हैं, चलेगा? डेसिमल के बाद एक पॉइंट, डेसिमल के बाद एक पॉइंट, तो डायरेक्ट लिखो 2/130। इज इट ओके? प्लस डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, तो डायरेक्ट लिखो 3/40। अच्छा, इज इट ओके? समझा नहीं समझा? ठीक। इज इक्वल 3 और 40 में से कोई कॉमन टर्म नहीं है तो नहीं कट होगा, नहीं होगा ना? 2 138 हो सकता है, तो कट करेंगे 2 6 1 69 है। अब यहाँ पे एलसीएम तो नहीं हो सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है। if I क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 into 1 क्या हो जाएगा? 40 प्लस 3 into 69 करेंगे तो इसको 70 पकड़ो। चलो 73 था 210 माइनस 3 करो, कितना आएगा? 210 माइनस 3 कितना होगा? तो इसका आंसर 20 होगा। हाँ, नहीं समझा? मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आ जाएगा। अपॉन दिस इंटू दिस। अभी कुछ मल्टीप्लाई मत करना, एज इट रखना। आई थिंक ये आता है बेसिक मैथ। ओके, 3.45 ऊपर लेके गया तो यहाँ पर आएगा 3.45। ठीक, दिस इज डेल्टा बी इज इक्वल टू ये टर्म। यहाँ पे समझा है? इज इक्वल टू 3.45 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 345/100 इज इट ओके? इनटू 40 प्लस 207 इज 247 अपॉन 69 इंटू 40। अब कॉमन सेंस के थ्रू चलेंगे, डेफिनेटली 5 से कट होगा, ट्राई करके। 69 5 347
सही, 5 से कट हो गया, इज इक्वल क्या है 247 है, क्या है 40 है। अगर मैं इसको 247 के बदले 240 अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 240 अपॉन 100 इंटू 40, ये 0 0 कट हुआ, ये 4 और ये कट हुआ तो 6 आ गया, 6 फायदा कितना होगा बाय 100, व्हाट इज 30 बाय 100, 0.3 है कोई ऑप्शन 0.3 वाला, 3.45 प्लस और माइनस कौन सा है 0.3 है ना, बी इज द करेक्ट। हाँ अब सर मुझे ऐसा नहीं करना, मैं तो कैलकुलेशन करूंगा, चलो आंसर आएगा 0.3 में। सर अगर ऐसे केसेस सर 0.4 भी है तो अगर कैलकुलेशन करके अगर आगे राउंड ऑफ करके 0.4 होगा तो हम बस जाते। इसीलिए जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करो तो इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन मत करो कि तुम्हारा इतना बड़ा एरर क्रिएट होता है। जैसे मैंने 247 का क्या करा 240, ये एरर बहुत छोटा मैंने इंट्रोड्यूस करा, पर तुम 247 का 300 करोगे तो गलत है। तुमने 60 से ऐड किया ऑलमोस्ट या 50 से ऐड किया, ऐसा नहीं चलेगा। प्लस माइनस 10 में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो इशू नहीं होता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके नियरेस्ट इंटीजर में लेके जाता हूँ जो 0 के फैक्टर वाला, या तो 250 पे लेके जाता या 240 पे लेके जाता। और मैं स्मार्ट इसके लिए हूँ क्योंकि मैंने 240 इसके लिए किया क्योंकि 4 से कट होगा, तो ये मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता। मैं 250 लेके जाता था, नीचे 50 होता, सिंपल, तो मेरी एरर कभी बढ़ेगी। और ये नीट का एग्जाम है, हमेशा ऑप्शन दूर है। इसीलिए मैंने उसका आंसर भी किया। तो एक अगर तुम्हें लगे कि ऑप्शन बहुत नजदीक है तो एक्चुअल कैलकुलेशन में जाओ, बट नीट में नॉर्मली कैलकुलेशन ऑप्शन दूर दूर आता, इसलिए ठीक है करो, ये लिखो। हाँ तो भी चलेगा, 0.3 से स्लाइटली बड़ा, स्लाइटली बड़ा, 0.4 इज वेरी बिग, 0.3 से 0.4 के बीच में 0.1 का डिफरेंस है, बड़ा मतलब 0.31 आता, बट 0.31 भी 0.3 हुआ ना, क्या फर्क है। कैलकुलेशन सोचने क्या करके मैं बात में बताऊँ, और तू 100 बोल चुका है। तो उसका ऐसा यूनिट से इसमें से तो भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो ऑप्शन जैसे अगर ये मान ले मीटर के बदले मिलीमीटर होता और एक सेकंड होता तो आंसर वो मिलीमीटर पर सेकंड ही था, मतलब दे डोंट वांट टू मैच, समझा। क्योंकि ऑलरेडी देख कैलकुलेशन काफी हैवी है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिटरली 2 से 3 मिनट का टाइम चाहिए और हर क्वेश्चन नीट में उतने होते नहीं। ये प्रैक्टिस से आएगा, जिसने ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। तो नॉर्मली ये जो अक्वायर होता है प्रैक्टिस कुछ 6 महीने के बाद, तब तक तो तुम्हें रिस्क ही लेना। तो ट्राई करो घर पे क्वेश्चन करते वक्त अगर कैलकुलेशन थोड़ा हैवी आए तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके ट्राई करो। तो जैसे कभी 248.9 है तो उसको 250 ले लो और सॉल्व करवाना, और देखते रहो कि ऑप्शन दूर दूर है ना, बहुत नजदीक नजदीक हो तो फिर तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन कर पड़ेगा, समझा। बट इश्यू नहीं आएगा, मेंस में आता है, मेंस में बहुत नजदीक होता है, 3.1 3.2 3.3 3.4 कर ही नहीं पाओगे, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं, ये भी रेस को पास है।
Question 20, kind of similar, but थोड़ा इसमें और एक देखते हैं. You measure the two quantity A, 1.0 plus minus 0.2 meter, and then B, 2.0 plus minus 0.2. We should report correct value to root AB. मतलब लेट्स से मुझे C फाइंड करना है, where C is root AB equal to C. और फिर राइटिंग ऑप्शन B हुआ है, ठीक है. Now let's not solve the question first. Let's look at the options. Which option is odd man one out? मतलब 99.9% ये आंसर नहीं है. ओके, so this is the way also फ्यूचर में तुम्हें चीजें ट्राई करनी पड़ेगी. समटाइम्स है ना, तुम्हें अपने गट फीलिंग और इंट्यूशन पे भी जाना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम होगा और तुम्हें एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे हो सकता है कि तुम्हारा रैंक 5000 से इंक्रीज हो सकता है. तो वहाँ पे इंट्यूशन तुम्हें लेना पड़ेगा और रिस्क भी लेना ही है. ओके, हमेशा डर डर के नहीं खेलना. तो चार में से एक ऑप्शन का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं होगा. कौन सा ऑप्शन? कौन सा? क्योंकि बी में अगर देखोगे तो एक एक्स्ट्रा डेसिमल दिया हुआ है ना, तो मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली हम वो आंसर पे नहीं जाएंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है. तो फर्स्ट स्टेप जैसे यहाँ पे मैंने करा, हियर टू अप्लाई द व्हाट फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है अंकित सर? इस बार तो दिया ही हुआ है. क्या फॉर्मूला है बताओ? C इज इक्वल टू रूट ए. जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मैं किसको अभी के लिए इग्नोर करता हूँ? ना कांस्टेंट नहीं. किसको इग्नोर करता हूँ बेटा? एरर. मैं एरर को कंसिडर नहीं करता. क्या इसमें भी एरर है ये दोनों? तो मुझे इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए. तो मुझे लिखना चाहिए अंडर रूट ऑफ क्या? 1 इंटू 2. नाउ रूट 2 का आंसर सबको पता है. हम किसका रूट 2 का आंसर है 1.414. आंसर कितना आता है? 1.414. से कैसे पता है? पता होना चाहिए. अगर नहीं पता तो आपसे याद रखो. रूट 2 इज 1.414, रूट 3 इज 1.732. So root 2 is 1.414 पर 1.0 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने हैं? 2. 2.0 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. तो फाइनल आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए? 2. तो आंसर होना चाहिए 1.4. इसलिए करेक्ट आंसर इज 1.4. ट्रस्ट मी, जब ये ऑप्शन निकल गया अपने आप निकला. तुमने पहले इंट्यूशन से निकाला था, तो वी आर डेफिनेटली करेक्ट. तो इंट्यूशन 99.9% करेक्ट होता है, ये भी समझ लेना. ओके, सेकंड आफ्टर दिस मुझे क्या लिखना चाहिए? एरर वाले फॉर्मेट में लिखना चाहिए ना. नाउ दिस क्वेश्चन में ये जो पार्ट था और ये जो पार्ट था, कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस? समथिंग इज नॉट वेरी सिंपल. डिवीजन नहीं है यहाँ पे. क्या है? एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग एल्स. क्या है? रूट को बोलते हैं रेज टू हाफ. रूट को क्या बोलते हैं? तो टेक्निकली ये है ए बी द रेज टू हाफ. आया ना? क्या मैंने पावर रूल सिखाया था आप लोग को? पावर रूल क्या बोलता है? जो भी पावर होती है वो कहाँ पे आती है? आगे. सिखाया था ना. सो इसको लिखने का तरीका होगा, ध्यान से देखना. आई शुड राइट डेल्टा सी अपॉन सी. क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू पावर कितनी है? तो मैं लिखूंगा हाफ. क्या लिखूंगा? फिर डालूंगा ब्रैकेट. क्या लिखूंगा? फिर लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए. अब ये में और ये में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. चेक करो, दोनों सेम ही है ना. सिर्फ डिफरेंस किसका आया? क्यों आया? क्योंकि पावर थी. लेट से गलती से यहाँ पे पावर स्क्वायर होती. क्या होती? स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाता? 2. आता है नहीं? तो अब देखो इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए का वैल्यू. कितना वैल्यू है? तो 0.2 अपॉन 1 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या है? अपॉन 2. समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू हाफ 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 2 0.1. What is 0.2 plus 0.1? क्या आ जाएगा? 0.3 upon 2. That means delta C upon C is 0.3 upon 2. समझा? पर क्या मुझे C की वैल्यू पता है? अरे कितनी है? 1.2. तो delta C is equal to C into 0.3 upon 2. C की वैल्यू है 1.4 into 0.3 upon 2. 2 and 1.4 कट 0.7.
0.7 into 0.3, 0.21, which is approximately 0.2. हाँ या ना? कोई ऑप्शन है? कौन सा? डी का करेगा। ना नहीं सर, ऐसा होता तो किसके ऐसा है तो नहीं फिर पावर। अच्छा हाँ बता, अगर C इक्वल टू AB रेज़ टू हाफ है तो परसेंटेज एरर इन C क्या होता? तो ये लिखा बस हाफ कॉमन ले लिया, तो जो भी पावर है डेल्टा C अपॉन C इक्वल टू हाफ ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। नाउ मैंने यहाँ पे परसेंटेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परसेंटेज एरर नहीं पूछा, तो मैंने इसके डेल्टा के फॉर्म में परसेंटेज लेके तभी सॉल्व करना है जब परसेंटेज पूछा, अगर नहीं पूछा तो हम डेल्टा के फॉर्मेट में लेंगे। अब मतलब जितने टाइप की वैरायटी के एरर के क्वेश्चन थे, बिकॉज मैंने क्लास में भी सारे के सारे करवाए, सो नाउ यू हैव टू सॉल्व द एंटायर मॉड्यूल वन मोर टाइम। अब होता ऐसा है कि जैसे मेरा अभी B1 में चैप्टर खत्म हो गया, वहाँ पे मैं ग्रेविटेशन में पहुँच गया, वहाँ पे 3 यूनिट भी खत्म हो गए। B2 में चैप्टर खत्म हो गया, मेरा वहाँ पे मोशन में स्ट्रेट लाइन चालू हो गया, उसमें मेरा 2 लेक्चर खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक से आपका भी नया चैप्टर चालू होगा, एक्चुअल फिजिक्स 12 में चालू होगा, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने B1 में, B2 में, B4 में वंस द चैप्टर इज डन मैं वापस मॉडल सॉल्व करवाता हूँ इस बार, लेकिन पूरा सिस्टमेटिक मैंने बताया। अभी तक आपने कैसे सॉल्व करा है, रैंडम मैं टिक करवाए थे, फिर आप सॉल्व करके आए थे, फिर डाउट पूछे थे। अब हम वापस एक बार सॉल्व करेंगे। इस बार जब सॉल्व करोगे तो सीक्वेंस में मैनेज करोगे, और मेरा ऐसा है फंडा कि मैं पर डे का स्पेसिफिक आपको होमवर्क देता हूँ। तो फंडा कुछ ऐसा होगा, कल से आप होमवर्क चालू करोगे, क्योंकि आज आप घर पे पढ़ाई करोगे फॉर टुमारो टेस्ट, है ना, तो आज कुछ मेरा सॉल्व मत करो, कल से चालू करो। एवरी डे के देयर विल बी फ्यू एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने हैं, समझा। अब मान लो मेरा लेक्चर आया 19 जून को, समझा, तो उसके पहले कितने दिन हो गए, तो वो 3 दिन में जितने भी एमसीक्यू आपने सॉल्व करे होंगे उसका डाउट सेशन पहले होगा, समझा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, कोई भी एक बच्चे को भी डाउट होगा, हम क्लास में लेंगे। हाँ, पहले सर ने कर लिया था, इस बार वापस सॉल्व किया, फिर भी डाउट आया है, वापस पूछ लो, मतलब ये और एक बार लास्ट चांस है जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, पूछ लो। अब इसमें कौन कौन से एमसीक्यू करने हैं उसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ। तो पर डे पे कितने करने हैं, तो ऑन एन एवरेज में देता हूँ 20 से 25, दैट्स इट। क्या आप 20 to 25 एमसीक्यू पर डे कर सकते हो? आई थिंक मैनेजेबल टास्क है। क्या 1 आवर में हो सकता है? एंड शुड यू आई थिंक ऑल्सो थिंक 1 आवर पर डे फिजिक्स का देना ही चाहिए, देना चाहिए ना। तो चलो कुछ से हमें करना है, सीक्वेंस बना दो आपके पेज में क्लास वर्क के अंदर। होमवर्क किस में करना है, होमवर्क बुक में ऑब्वियसली, है ना। तो 16 जून को आपको करना है DPC 1 का
पेज नंबर की जरूरत नहीं है अब, बिकॉज आई थिंक बुक एक ही है, कोई और 50 बुक नहीं है, चैप्टर भी पता है, यूनिट है मेजर। ओके, DPP 1 क्वेश्चन 1 3 4 5 6 7 9 30। और इसी के साथ DPP 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 16 जून में इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर 17 जून DPP 4 DPP 4 1 से लेके 16 DPP 4 1 से लेके 16 18 जून एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 1 to 10, 12 17 19 to 23 26 27 28 30 एक्सरसाइज 1 19 जून को करना है। 31 33 4 5 37 to 44 45 to 50 यहाँ तक खाऊंगा। फिर एक्सरसाइज 2 और नीट PYQ और जो भी दूसरा एक्सरसाइज 3 है उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ऐसा ही प्लान बनाना। ओके, होमवर्क बुक में डेट जो होमवर्क है वो करके नेक्स्ट दिन पे उतना। हाँ, जरूरी नहीं है, मतलब मान लो कि संडे को आप बाहर चले गए एग्जाम देंगे तुरंत, नहीं पॉसिबल था, तो डेफिनेटली मंडे को कर सकते हो, प्रोवाइडेड मेरा मंडे को लेक्चर नहीं, क्योंकि मैं तो होमवर्क उसी दिन पे बोलूँगा। तो ये कोई भी एक फोटो लेके ग्रुप पे भी डाल दो एज अ प्रूफ। अगर कोई बच्चा नहीं आया है और आपका फ्रेंड है, एग्जिस्ट करता है एज अ फ्रेंड, इन दैट केस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म दैट, बिकॉज अगर उन्होंने भी होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट उनको मिलेगी। पनिशमेंट इस बार थोड़ी खतरनाक होगी। I can tell you to write the entire chapter from NCERT in one day, and that is going to be very worst kind of action, मतलब punishment. So better है MCQ करके आओ। मुझे हर क्वेश्चन होमवर्क बुक में चाहिए, हर क्वेश्चन।
और ऐसा नहीं कि फर्स्ट का आंसर ए, 2 का, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी। ओके, अगर ऐसा आया तो आपको ही मैं पूछूंगा पहले जस्टिफाई करो, और अगर नहीं आया तो वापस एनसीईआरटी पूरा लिखे आओ, सॉल्विंग दिखाना जरूरी है। हाँ, जिसमें कुछ है ही नहीं ना, मतलब पूछा है कि यूनिट शुड बी और आंसर है इनवेरिएंट, ऐसा कुछ, तो ठीक है, आप वहां पे लिख सकते हो ऑप्शन बी इनवेरिएंट। पर सिर्फ बी लिखा तो भी जाओ, ऑप्शन के साथ लिखना फॉर्मल वे में पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्विंग करना है। पूरा पूरा अच्छे से। मुझे रफ वर्क नहीं चाहिए, रफ वर्क हो चुका तुम्हारा, जो भी सॉल्विंग है वो मुझे सामने चाहिए। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो मुझे नहीं चाहिए कि तुमने पीछे सॉल्व करा वहां पे आंसर लिखा, मुझे पूरा सॉल्विंग उसके सामने चाहिए। अच्छा सर मुझे डाउट है तो क्या करूँ? लीव द स्पेस। डाउट है तो क्या करोगे? उतना स्पेस कर दो, और साथ में जो भी पेन यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट पेन यूज करो। फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करते वक्त आपने रेड पेन यूज करी या ब्लू पेन यूज करी या ब्लैक पेन यूज करी, कोई नहीं, एक पेन सॉल्व करो। आपके जो भी डाउट है उसके लिए स्पेस छोड़िए। नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे डाउट्स लोगे वो दूसरी पेन से लिखोगे, समझा? क्यों? तो पता रहेगा कि तुम्हारी गलती या तुम्हारी जो डाउट थे वो कौन से पेन से लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको चेक करने होंगे, वो सिर्फ वही चेक करने होंगे जो आपको नहीं आया। हाँ, और कुछ पूछना है? बाहर गए और आपका नहीं हो पाया इनकेस, तो आई डोंट केयर, कर क्या, मतलब उस दिन नहीं हो, हाँ फ्रेंड को बता के रखो कि वो भी करके आए। अगर आज कोई आपका फ्रेंड नहीं आया तो उसको बता के रखो कि होमवर्क है, किसी ने बोला है करके आना है, कुछ भी हो। हाँ, और तो कुछ है? चलो और अच्छा, मोहित सर का कल की टेस्ट के लिए पोर्शन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद रिजोल्यूशन। और